गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में 15वें चैप्टर दाज्यू का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है शेखर जोशी ने। शेखर जोशी का जन्म 10 दिसंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूल शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। अपनत्व 2 शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। यहाँ पर कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध जो है वह बन जाता है, जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ जाता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही बात जो है वह इस दाज्यू कहानी का केंद्र बिंदु है, यानी कि मुख्य बात जो है वह यही है। अब हम इस 15 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चौक से निकलकर बाई ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाक आंखें, शफाक यानी कि अति स्वच्छ निर्मल आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं। शिथिलता यानी कि आलस्य नहीं दिखता। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उनकी रही होगी। अब लेखक जो है वह कहते हैं कि चौक से निकलकर बाई ओर जो साइन बोर्ड वाला छोटा काफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उस बच्चे को पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, स्वच्छ नीली आंखें, उनके सुनहरे बाल और चाल में एक अजीब सी जो है वह मस्ती दिख रही थी, और उनमें काफ़ी स्फूर्ति भी थी। आंखों की चंचलता को देखकर लेखक ने उनकी उम्र का जो है वह अनुमान लगाया कि उन्हें देखकर लगता था कि जैसे 9-10 वर्ष ही का वह बच्चा होगा, और उनकी उम्र शायद जो उन्होंने अनुमान लगाया उतनी ही रही होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू का अर्थ होता है कि मेन्यू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया, और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। आधी सिगरेट जो जली हुई थी उसका लंबा कश खींचकर जगदीश बाबू ने जो है वह
उस कैफ़े में प्रवेश किया जिस कैफ़े में वो छोटा सा लड़का जो था वह काम करता था। जब उन्होंने प्रवेश किया तो वह बच्चा जो है वह एक मेज यानी कि टेबल पर से प्लेट उठा रहा था। जब जगदीश बाबू जो है यानी कि लेखक जो है वह कोने के एक टेबल पर बैठे तो वह लड़का जो है वह बिल्कुल सामने ही था और लगता था कि जैसे कई काफ़ी समय से वह उस स्थान पर बैठने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोलता तो नहीं है लेकिन नम्रता दर्शाने के लिए वो थोड़ा झुकता है और उनके सामने मुस्कुराता है। उसके इसी मौन में सारा मेनू जो है वह समाहित था। एक सिंगल चाय का ऑर्डर देने पर वह जो है फिर से मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर में जो है वह चाय ले आता है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकांकी में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच झंझावातमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। विछोह यानी कि वियोग, निर्जन यानी कि मनुष्य की भावनाएं जो है वह बहुत ही विचित्र होती है। निर्जन यानी कि सुनसान एकांत में किसी के साथ न होने पर, निसंग यानी कि किसी का साथ न होना, किसी के साथ न होने पर भी कभी कभी आदमी को जो है वह एकाकीपन का अनुभव नहीं होता। लगता है वह उनके साथ कई सारे लोग जो है वह उनके आसपास है। लेकिन कभी क्या होता है कि इसके विपरीत कई सारे लोगों के बीच घिरे होने के बावजूद भी हमें वह अपना नहीं लगता, क्योंकि वातावरण में हमें जो अपनेपन की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती, इसलिए हमें सूनेपन की अनुभूति होती है और वहाँ सब कुछ जो है वह हमें पराया लगता है और अपनत्वहीन जो है वह लगता है। यही कारण नहीं होता इस एकांकीपन का। इनका इस अनुभूति की जो जड़ है, इस अलगाव की जो जड़ें होती है वह विछोह यानी कि वियोग या तो विरक्ति यानी कि विराग, उदासीनता के कारण भी हो सकते हैं। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, इतना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। तो जगदीश बाबू जो है दूर देश से यहाँ पर आए हैं और अकेले हैं। चौक की चहल पहल और कैफे के शोरगुल में उन्हें अपनापन जो लगना चाहिए वह नहीं लगता। शायद हो सकता है कि कुछ दिन यह रहेंगे और फिर इनका अभ्यास हो जाएगा और इसी वातावरण में फिर उन्हें अपनेपन की अनुभूति भी कुछ दिनों तक रहने के बाद होने लगेगी। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन से सीमा से काफ़ी दूर है। अभी उन्हें यहाँ आए नया है, इसलिए इन्हें कोई भी अपनापन उन्हें जो है वह महसूस नहीं होता। और तभी उन्हें जो है एकाएक ही अपने गांव की याद आने लगती है, अपने पड़ोस की, अपने आसपास के लोगों की, स्कूल कॉलेज की लड़कों की, अपने निकट के शहर के होटल काफ़ी आदि चीज़ों जो है वह उन्हें यहाँ पर याद आती है। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। तो रिक्तता यानी कि खालीपन, जब
वह लड़का यानी कि मदन जो है वह कहता है कि चाय साहब। तब जगदीश बाबू ने राखदानी यानी कि सिगरेट की जो राख गिराई जाती है, वह छोटा सा बाउल जैसा जो बर्तन होता है वह, उनमें अपने सिगरेट को झाड़ते हैं। इन शब्दों की ध्वनि में उन्हें वही महसूस होता है जिसकी वह रिक्तता यानी कि जो उन्हें खालीपन था, यानी कि अपनापन जो नहीं था, लेकिन उन ध्वनि में उन्हें अपनापन जो है वह अनुभव होता है। और अपनी शंका का समाधान, और उन्होंने अपनी उस शंका का समाधान भी किया। कैसे किया? तो क्या नाम है तुम्हारा? मदन। तो उन्होंने जो चाय देने के लिए जो लड़का आया था, जिसकी ध्वनि में उन्हें अपनापन जो है वह महसूस हुआ था, तो उसकी उन्हें जो लगता था कि वह शायद उनके एक वहम है, उसे दूर करते हैं। कैसे? तो बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हो बाबूजी। तो कहे तुम कहाँ के रहने हो? तो कहे पहाड़ का हो। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया, मुस्कुराकर बोला। अब जब लेखक ने उनसे कहा कि कई सारे पहाड़ है, लेकिन तुम्हारा गांव जो है वो किस पहाड़ में है, इस बार शायद वो जो बच्चा है यानी कि मदन को पहाड़ और जिले का बीच का जो भेद है वो मालूम हो गया। इसलिए वह मुस्कुराकर बोला कि अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। तो उन्हें उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करनी थी, इसलिए उन्होंने जो है वह पूछा कि अल्मोड़ा तो पहाड़ है, लेकिन उनमें कौन सा गांव है? इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ साहब बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। तो इस प्रश्न ने उन्हें थोड़ा जो है वह संकोच में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि उनके गांव का जो नाम था, संज्ञा यानी कि नाम, उसके कारण जो है उन्हें संकोच हो रहा था, इसलिए वह बताना नहीं चाहता था। इसलिए उसने गांव इस बात को टालते हुए वह कहता है कि वह तो अल्मोड़ा से दूर है, करीब 15-20 मील दूर होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। फिर भी जगदीश बाबू जो है वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, भले ही 15-20 मील दूर होगा, लेकिन तुम्हारे गांव का कुछ नाम तो होगा। डोटिया लगो, वह संकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रैक गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। जगदीश बाबू के चेहरे पर जो एकाकीपन था वह जैसे दूर हो गया। क्योंकि मदन ने बताया था कि उनका गांव जो है वह अल्मोड़ा में इस जगह पर है, जहाँ से लेखक का गांव जो है वो काफ़ी दूर नहीं था, बिल्कुल निकट में नज़दीक ही था। तो इस कारण एक और तो जगदीश बाबू का एकाकीपन जो है वह दूर हो गया, उन्हें अपनापन लगने लगा। तो दूसरी ओर जो है मदन भी इस बात को जानकर काफ़ी खुश हो जाता है, और इसी कारण उनके हाथ से ट्रे जो है वो गीते गीते रह जाती है। उसके मुंह से कई सारे शब्द निकलना चाहकर भी वह नहीं निकाल सकता। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने की कोशिश कर रहा है। अतीत में गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा ईजा यानी कि माँ, बाबा, दीदी, भूली जो उनकी छोटी बहन, और दाजू यानी कि बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। देखिए अतीत में जो है वो अपने पूरे परिवार को याद करता है और देखता है कि जगदीश बाबू को जो है वह अपने परिवार में से किसकी छाया जो है वह उन्हें उनसे ज़्यादा निकट लगती है। क्या कहकर क्या लगते हैं उनके? ईजा जैसे है, बाबा जैसे, दीदी या छोटी बहन जैसे, लेकिन नहीं, उन्हें
यानी कि माँ, बाबा, दीदी अपनी छोटी बहन नहीं, लेकिन अपने बड़ा भाई जैसा जो है वह उसे महसूस होता है कि जैसे जगदीश बाबू जो है वह उनके बड़े भाई है, इसलिए वह जो है उन्हें दाजू यानी कि बड़ा भाई कहता है। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों आज का हमारा जो लेक्चर है वह हम समाप्त करते हैं। आगे क्या अभ्यास हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी सीखा समझा वो आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।